Welcome to Tax Masterclass. I am Advocate Anthony Williams और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। बहुत सारे लोग जो है नंबर 7 को लकी समझते हैं। हम इस वक्त हैं 7th स्केड्यूल पे और पार्ट 33 आप देख रहे हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे। हमने सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से वीडियो स्टार्ट की थी। अगर आप पार्ट 1 देखते हैं, इसी तरह गोइंग फॉरवर्ड फिर हमने सारे टॉपिक्स जो लॉ के हैं, यानी कि डेफिनेशन से लेके कौन सी इनकम्स हैं, सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ एसेट्स, पर्सनस और डेफिनेशंस, रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, उसके अलावा रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, वह स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, अपील कौन करेगा, विद होल्डिंग किससे होगी, ये सारी बातें हुई। फिर जो मुख्तलिफ रेट्स हैं प्रॉपर्टी, अगर रेंटल इनकम दे रहे हैं, विद होल्डिंग एजेंट है तो क्या रेट से आपने टैक्स डिडक्ट करना है। अगर डिविडेंड आपको मिल रहा है तो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में उसके क्या रेट्स हैं। फिर सैलरीड, नॉन सैलरीड के रेट्स, वो सब हम डिस्कस करते हुए हमने स्पेशल बिजनेसेस देखे, टैक्स एग्जम्पशन वगैरह देखी। अब 7th शेड्यूल में कहा जा रहा है कि जो बैंकिंग कंपनी है उसके जो प्रॉफिट एंड गेंस होंगे, वो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शंस हैं 20, 21, 22, 23 वगैरह, उनके बजाय वो इस स्केड्यूल के अंदर जो तरीक़ाकार बताया गया है वो उसके मुताबिक कैलकुलेट होंगे। तो 7th शेड्यूल से हम सिर्फ पास थ्रू करेंगे, क्योंकि जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो जो है अकाउंट्स, फाइनेंस डील करते हैं, वो ये शेड्यूल जो है रेगुलरली कंसल्ट करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक या बात जो इस शेड्यूल में नहीं है वो फिर लॉ में से देखी जा सकती है। और यहाँ पर कोई चेंजेस भी इस साल इतनी नहीं हुई, क्योंकि जो हम टैक्स ईयर 2022 के लिए ये कानून देख रहे हैं, उसका मकसद ये है कि जो अगर कोई चेंजेस आई हैं तो वो आपको यहाँ रेड में नज़र आएंगे, लेकिन इस शेड्यूल के अंदर कोई ख़ास चेंज फ़िलहाल नज़र नहीं आता। हम जब देख रहे थे एग्जाम्शन में पार्ट 4 में, तो हमने देखा कि बहुत सारी जो है ना चेंजेस, अमेंडमेंट्स आई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बैंकिंग है तो शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग के हवाले से हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि पिछले पार्ट में भी बताया गया था कि टैक्स लॉज भी अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जिसके तहत आप पहले तो इनकम कंप्यूट करते हैं और फिर उसके ऊपर जो टैक्स है वो कंप्यूट होता है। सारा कुछ यहाँ जो सेक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो जो है ना उसमें गिवन होते हैं। यहाँ से बाहर कोई चीज़ जो है ना आप एज सच नहीं ले सकते। तो जो कुछ भी है, बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ 7th शेड्यूल की बात होगी। इसके अंदर ये चेंज आया है, 2021 ऐड हुआ है, इसलिए रेड में है। सारी डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे गिवन है। ये एक ऐड हुआ है कि फॉर टैक्स ईयर 2022 ऑनवर्ड टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल सिक्योरिटीज़। जाहिर बात है बैंक्स प्रॉफिट कमाती हैं जो पैसा आपने दिया होता है, और वो प्रॉफिट फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके, तो उसके हवाले से ये रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, क्लॉजेस कह सकते हैं, सेक्शन कह सकते हैं, और यहाँ पे उनकी कंप्यूटेशन है। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स, बैंकिंग ऑर्डिनेंस और बाकी कवानीन SECP के कानून के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी किसी भी बैंकिंग कंपनी की, तो फिर वो ये टैक्स लॉ का 7th शेड्यूल और पूरा इनकम टैक्स लॉ को देखते हुए दोबारा से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, जिसको हम टैक्सेबल प्रॉफिट कहेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत उन रूल्स के मुताबिक बिजनेस प्रॉफिट है जिससे डिविडेंड दिया जाता है। फिर उसको दोबारा से टैक्स रिटर्न में रिकैलकुलेट किया जाता है, कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो सब चीज़ें, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप देखेंगे, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हर चीज़ यहाँ प्रॉपरली डिफाइंड है। कोई ऐसा इशू या पॉइंट नहीं है कि जिस पे कन्फ्यूजन हो। इसको अगर प्रॉपरली स्टडी किया जाए तो बहुत ईज़िली
आप ये काम कर सकते हैं। 8th शेड्यूल पे आते हैं, जिसका ताल्लुक है कि अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन करते हैं। दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। कैपिटल गेन जो एक हेड ऑफ इनकम है, सेक्शन 37 में हमने देखा था कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेके उसको बेचते हैं तो उस पर जो गेन होता है वो भी टैक्सेबल है और वो भी एक इनकम है। बेशक वो एसेट की अप्रिसिएशन की इनकम है। और उसमें लिस्टेड सिक्योरिटी से मुराद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्टेड है उनको लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। वो शेयर्स भी हो सकते हैं और वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ प्रॉपर तरीका बताया गया है और ये जो तरीका है सेक्शन 100B का, इसको वहाँ के साथ देखते हुए कि कितने हद तक वहाँ से गाइडेंस लेनी है, बाकी जो है ना लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के गेन और लॉस आपने यहाँ इस 8th शेड्यूल के मुताबिक कैलकुलेट करना है। सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, प्रोविज़न की, टैक्स कलेक्शन की, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये है। 9th शेड्यूल का ताल्लुक सेक्शन 99A से। जब मैं कहता हूँ सेक्शन का नाम लेता हूँ तो उसका मकसद ये है कि वहाँ जो बात की गई है उसको इस स्केड्यूल में आके 9th शेड्यूल में मज़ीद तफसील से एक्सप्लेन किया गया। और अगर यहाँ पे वो बात सेटिस्फाई ना हो, जैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो 8th शेड्यूल है ये जो भी डिटेल दे रहा है ये सफिशेंट नहीं थी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए, तो इसके अलावा इनकम टैक्स रूल्स 2002 में कोई 50 से 70 सफ़ों के अलग से रूल्स दिए हुए हैं इसी टॉपिक पे। सेम इसी टॉपिक पे मज़ीद गाइडेंस दी गई है कि फिर हर एक किस्म की सिक्योरिटी की कॉस्ट, उसकी सेल प्राइस वगैरह वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जब आप लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में काम करेंगे तो एक तो आप वैसे टैक्स लॉ में की डेफिनेशन और वो फिर ये 8th शेड्यूल और फिर रूल्स में जो डिटेल्स दिए हैं उन सारों को फॉलो करेंगे तो तब कंप्लायंस होगी। इसीलिए टैक्स लॉ को सीखने में फाइनेंशियल बेनिफिट भी है और मुल्क को भी फ़ायदा है कि अच्छे से अच्छे टैक्स प्रोफेशनल जब सामने आएंगे तो टैक्स कंप्लायंस ईजी हो जाएगी। 9th शेड्यूल में जो है कहा गया है कि जो ट्रेडर हैं जो क्वालिफाई करते हैं इस सेक्शन के तहत, और कुछ ट्रेडर्स के लिए, और ये प्रीवियस टैक्स ईयर्स की बात हो रही है, ये बेनिफिट दिया गया था 2016, 17, 18। ये लॉ में इसलिए भी अभी तक मौजूद है क्योंकि ऑब्वियसली ये जब 5 साल कम से कम 6 साल गुजरेंगे तब तक ये सारे जो है ना जवाबदेह हैं। और यहाँ पे एक फ़िक्स टैक्स रजीम लगाई गई थी कि अगर आपकी इनकम 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से कम है तो इतना अपना टैक्स दे दें, इससे ज़्यादा है तो वो सक्सेसफुल था, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। अब कुछ और रूल्स बने हैं ट्रेडर्स वगैरह के लिए और उनको कुछ हेल्प दी गई है, जैसे उनको ऑडिट का जो सेक्शन है 177 एक्सक्यूज़ मी और 214C जिसके तहत वो सेलेक्ट होते हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होंगे 2015 से 2000 जिन्होंने इस स्कीम के तहत फाइलिंग की है। उसके अलावा टैक्स रिटर्न्स भी सिंपल आई हैं, वो इन रूल्स के तहत तो नहीं है लेकिन वो ट्रेडर्स और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक हुई। और ये टैक्स रिटर्न आप देख सकते हैं इसी तरह की अब आपको ना आयरस में भी मिलेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा क्योंकि फिर इसके बाद 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th शेड्यूल है। तो चलें 10th शेड्यूल को भी देख लेते हैं। लास्ट 3 को इससे लास्ट पार्ट में देख लेंगे ताकि हम इसको ये भी ना हो कि बिल्कुल देखे बगैर हम क्रॉस कर लें और ये भी ना हो कि बहुत डिटेल में चल जाए, क्योंकि जिससे रिलेटेड है। इस स्केड्यूल पे अलग से भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि इस स्केड्यूल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया कि वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर नहीं आ रहे, और ऐसे कम से कम 20 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में जिनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो सेक्शन 114 में रिक्वायरमेंट्स हैं कि 4 लाख से या 6 लाख से इनकम ज़्यादा हो या आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप हो तब आप रिटर्न फाइल करें। तो पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, और अगर किसी वजह से उनको कोई एसेट मिलता है तो उनके पास राइट है कि वह अपना कमिश्नर को बताएं कि हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हमें नहीं होना चाहिए और ना ही हमसे डिडक्शन होनी चाहिए।
अनलेस कि वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम खुद से एक प्रोविजनल असेसमेंट करेगा और उनको नोटिस नहीं भेजेगा कि रिटर्न फाइल कर दो, बल्कि उनसे कहेगा कि हमने ये जो आपने एसेट ख़रीदा है इसके बेस पर आपकी इनकम और आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया है, जिसको वो फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल असेसमेंट कहते हैं। तो ये 10th शेड्यूल में इम्पॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं कमिश्नर को कि ऐसे लोग जो फाइलर हैं लेकिन उन्होंने ये वाले एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए जो इन मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत पता चले हैं टैक्स वालों को, बैंक से पता चले हैं या और सोर्सेज से पता चला है, तो इसके बेस पर वो प्रोविजनल टैक्स असेसमेंट आपकी करके आप पे टैक्स डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये मेरे ख्याल से 2 करोड़ लोगों पे अप्लाई होगा। जो पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो 4 लाख से कम कमाते हैं, जिनके नाम के एसेट्स नहीं हैं, जिनकी परचेजिंग और स्पेंडिंग और ट्रांजैक्शन पावर बहुत कम है, तो उन हवाले से उन पे ये रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। तो 10th शेड्यूल पहले तो उन 20 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट करता है, फिर 2 करोड़ में से चूँकि सिर्फ 30 लाख के करीब लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो बाकी 1 करोड़ 70 लाख लोगों को पिनलाइज कर रहा है कि उनके पास एसेट्स भी हैं, उनके इनकम लेवल्स भी हैं, तब भी वो टैक्स फाइलिंग नहीं करे, और टैक्स फाइलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टैक्स पे नहीं करे। तो अब आपसे मुलाकात होगी लास्ट जो हम करेंगे पार्ट 34 इस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे, और मकसद ये होगा कि आपको, अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको आपके जो इनकम टैक्स लॉ में, चाहे आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, या किसी और वजह से भी देख रहे हैं रिसर्च के लिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके टैक्स लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स पे बात हुई है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात नहीं हुई, मतलब लॉ में गिवन नहीं है, और हम तो इन वीडियोस में बहुत थोड़ी सी कवर कर सकें। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी सेक्शन की, तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप हमें सपोर्ट भी करें फाइनेंशली, और उस सेक्शन और उस पार्ट की एक्सप्लेनेशन पे स्पेशल वीडियोस भी डिमांड करें, तो हम आपकी डिमांड पे वीडियोस बना भी सकते हैं, रेलेवेंट टैक्स ईयर 2022 के लिए भी और गोइंग फॉरवर्ड भी। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स, आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।